नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की आज की घटना हालिया है, सिर्फ 3 दिन पहले की है। आज मैं सीरियल किलर्स की सीरीज को स्किप कर रहा हूं, कल से फिर उसको कंटिन्यू करूंगा। लेकिन आज की घटना चूंकि बहुत मार्मिक है और हमारे बहुत से किस्सा गोई परिवार के सदस्यों ने इसके बारे में पिछले 3 दिन से कमेंट बॉक्स में लिखा है, इसलिए और चूंकि मेरे जिले की है, जिले का मतलब जहां मैं इस समय रह रहा हूं, लखनऊ की बात 7 जून की है। दिन था मंगलवार। थाना है लखनऊ का पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट कहते हैं, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इलाहाबाद रोड पर शहर के थोड़ा सा बाहर की तरफ ये पीजीआई है, बहुत फेमस संस्थान है मेडिकल के लिए। इस थाना क्षेत्र के पंचम खेड़ा इलाके में, जहाँ पर एक जगह है चरण भट्टा, वो लोकेशन के लिए चरण भट्टा अगर आप बताएंगे तो लोग वहाँ तक पहुँचा देंगे, उसी से सटा हुआ यमुना विहार कॉलोनी है। सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम पर किसी ने ये सूचना दी कि यहां यमुना विहार कॉलोनी में मेरे भाई नवीन सिंह, जो आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, जेसीओ हैं और आसनसोल में पोस्टेड हैं, उनकी पत्नी की उनके घर में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। कंट्रोल रूम ने यह पूछा कि इसका मकान नंबर क्या है, और उनका सब मकान नंबर तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन ये 3 फ्लोर का मकान है, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड निर्माणाधीन है, ग्राउंड पे ये लोग रह रहे थे। उस समय ये सूचना कमिश्नर कंट्रोल में, ये सूचना पीजीआई थाने को, ये सूचना 112 पब्लिक रिस्पांस व्हीकल पीआरवी को दी गई और उस इलाके के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कासिम आब्दी के कार्यालय को भी दी गई। इत्तेफाक ये कि कासिम आब्दी अपने घर से निकलकर ऑफिस के लिए जा रहे थे। वो गाड़ी में ही थे, तभी ये सूचना वायरलेस सेट पर, जो उनकी गाड़ी में भी लगा था, उस पर ये सुनाई दी कि पीजीआई थाना क्षेत्र के पंचम खेड़ा के पास फला फला एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है और उसका, महिला का पति जूनियर कमीशन ऑफिसर है, आसनसोल में पोस्टेड है। आब्दी ने अपने ड्राइवर से कहा कि सीधे घटनास्थल ले चलो, ऑफिस बाद में आएंगे। वो पंचम खेड़ा के चरण भट्टा पहुंचे। इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर ने कहा कि सर आ जाइए, मैं भी बस पहुंच ही रहा हूं। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर पीजीआई, मृतका के 2 बच्चे, मृतका के चाचा और 4-6 पड़ोसी भी मौजूद थे। पीआरवी चूंकि पास में थी, जब वो सूचना उसको मिली तो वो भी ढूंढते हुए उस मकान पे पहुंच गई थी। कासिम आब्दी 1917 बैच के सीधी भर्ती के आईपीएस अफसर हैं, अच्छा अधिकारी है। इसके पहले कि कोई और पहुंचता, कासिम आब्दी खुद मौके पर पहुंच गए। मौके पर जाते ही उन्होंने ये पूछा कि ये सूचना किसने दी है। जो व्यक्ति वहां खड़ा था उसने बताया कि साहब ये सूचना मैंने दी है, ये मेरी भाभी हैं, मेरे भाई नवीन कुमार सिंह आसनसोल में पोस्टेड हैं और ये मेरे भाई के 2 बच्चे हैं जो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। तभी एडिशनल कमिश्नर पुलिस को ऐसा लगा कि यहां कुछ दुर्गंध ज्यादा आ रही है। उन्हें चूंकि और बहुत ज्यादा अभी तक वो मौके के भीतर गए नहीं थे, पूछताछ करना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे। उन्होंने 1, 2 और 3 मास्क लगा लिए कि इस जो दुर्गंध आ रही है इससे थोड़ा सा बचत हो सके।
जो दो बच्चे वहां पर थे, एक 16 साल का लड़का था, बड़ा था, अक्षांत सिंह उसका नाम था, और दूसरी बच्ची थी 10 साल की बेटी, पीहू सिंह उसका नाम था। कासिम आबदी साहब ने यह पूछा कि डेड बॉडी कहां है। बच्चे ने फौरन तपाक से कहा, चलिए मैं दिखाता हूं। उनके साथ इंस्पेक्टर पीजीआई, उनके साथ उनके चाचा और 2 पड़ोसी भी थे, वो भी साथ साथ भीतर को हो लिए। ड्राइंग रूम क्रॉस करने के बाद बीच का हिस्सा डाइनिंग हॉल का है, और डाइनिंग हॉल क्रॉस करने के बाद लास्ट में उनका बेडरूम था। बेडरूम के पास पहुंचते पहुंचते दुर्गंध बहुत भीषण हो गई। आधे लोग पीछे की तरफ निकल लिए। कासिम आबदी साहब ने अपना रुमाल निकाला। 3-3 मास्क के ऊपर भी रुमाल से उन्होंने अपनी नाक ढकी। भीतर जाकर देखा तो बेडरूम पर उनके बच्चे की मां की लाश पड़ी थी। बहुत ढेर सारा खून उस बेड से रिस कर नीचे की तरफ आ गया था। बॉडी काली पड़ गई थी, जगह जगह फफोले निकल आए थे, और दुर्गंध इतनी भीषण कि बाहर जो लोग कौतूहलवश आए भी थे, वो मकान के मुख्य द्वार से भी बाहर निकल गए। खड़ा होना मुश्किल था। उन्होंने वहीं मृतका के देवर से ये पूछा, आपको किसने बताया? उसने कहा कि मेरे भाई ने आसनसोल से मुझे फोन किया कि मेरे बेटे ने फोन करके बताया है कि मम्मी को किसी ने गोली मार दी है, जाकर फौरन मौके पर देखो और देखकर मुझे बताओ। मैं यहाँ पर आया, दुर्गंध आ रही थी, भीतर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से गया। भाभी की लाश सड़ी गली सी बेड पर पड़ी हुई थी। बाहर निकलकर फौरन मैंने अपने भाई को खबर की। भाई ने यह कहा कि आप थाने पर सूचना दें, कंट्रोल रूम को सूचना दें, और नवीन सिंह ने वहीं से अपने पड़ोसियों को भी टेलीफोन करके सूचना दी। खैर 112 पे या कंट्रोल रूम पे फोन करने पर तुरंत सारा पुलिस बल वहां से आ गया। जो पड़ोसी आए थे उन्होंने भी बताया कि साहब आज सवेरे से इस घर से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। हम लोगों ने एक आध बार आगे पीछे घूमकर देखने की कोशिश की, लेकिन चूंकि कोई मिला नहीं यहाँ पर, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाए ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। वैसे भी मकान के ठीक बगल में कॉलोनी का ही एक पुराना तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उस तालाब में किसी मरे हुए जानवर की वजह से ये दुर्गंध आ रही है। गर्मी का दिन, भीषण गर्मी। लखनऊ में उस समय 43-44 डिग्री टेम्परेचर था, आज भी है। लगातार भीषण गर्मी, और ऐसे में शव का जो हाल होगा आप समझ सकते हैं। एडीसीपी कासिम आबदी ने सारी टीम्स को फौरन मौके पर बुलवा लिया। डॉग स्क्वाड आया, फॉरेंसिक की टीम आई, क्राइम ब्रांच की टीम आई, और क्राइम ब्रांच की टीम ने अपना काम, फॉरेंसिक की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। डॉग स्क्वाड भी आया, वो घर ही में घूमता रहा, कतई वो घर से बाहर नहीं निकला। इसलिए उससे हैंडलर ने बताया कि साहब इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आदमी जिसने बिल्कुल गेट के पास किसी पेट्रोल या डीजल का कोई वाहन खड़ा कर रखा था, उसने अपना काम किया और वहाँ से निकल गया। इसीलिए आगे का ट्रैक डॉग नहीं सेंस कर पा रहा है। बहरहाल एसीपी उन दोनों बच्चों को लेकर बाहर की तरफ आ गए, क्योंकि वहाँ बात करना संभव नहीं था। बेटा चूंकि थोड़ा वोकल था, तो उससे पूछा कि बेटा ये कब की बात है? उसने बताया कि अंकल ये परसों की बात है। बेटे से उन्होंने पूछा तुमने किसी को देखा है आते समय, जाते समय, या तुमको ऐसा लगता है कि कौन ऐसा कर सकता है? उसने कहा हाँ अंकल, मेरा बिल्कुल अंदाजा है और मेरा अंदाजा सही भी है।
सारे लोग वहां उसकी बात सुनकर सकते में आ गए। सारे लोग का मतलब पुलिस वाले, इंस्पेक्टर थे, चौकी इंचार्ज पीजीआई थे, सबके साथ रहने वाले हमराह जिनको कहते हैं सिपाही थे, 10-12 लोग थे। उसने बताया कि मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर पर मार्बल लगाने का, मार्बल घिसने का और मार्बल की कटिंग करने की बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो काम कर रही हैं। मार्बल पे काम करने वाले मिस्त्री ने बिजली की सप्लाई के लिए पास से जाने वाले मेन जो वायर होता है, तार होता है, उसमें कटिया लगा दी। कटिया हुक बनाकर कनेक्शन को ले लेना, यहाँ स्थानीय भाषा में उसे कटिया कहते हैं। कटिया लगा के वो इन सारी मशीनों को चला रहा था। 4-5 दिन बाद एक बिजली विभाग का कर्मचारी आया और उसने बताया कि आप लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं, इस पर एफआईआर होगी। मम्मी बाहर निकली, मम्मी ने उससे बात की। काफ़ी देर बात करने के बाद वो बिना कटिया निकाले हुए वहाँ से चला गया। मैंने मम्मी से पूछा कि ऐसा क्या हुआ। उसने कहा कोई बात नहीं, जो भी इसका पैसा लगेगा मैं दे दूंगी। फिर वो लड़का आगे बोला कि हम और पीहू तो स्कूल चले जाते थे, पापा आसनसोल में हैं, लेकिन वो आदमी, वो बिजली वाला, वो जो आया था बताने के लिए कि एफआईआर होगी, वो दोपहर के समय मेरे घर में आ जाया करता था। सभी ने पूछा कि उसका नाम क्या था। उसने कहा आकाश नाम मुझे याद है, शायद उसका नाम आकाश था। इंस्पेक्टर ने पूछा कि वो घर में आया करते थे, मतलब मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? लड़के ने तपाक से कहा आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर भी इंस्पेक्टर ने कहा कि नहीं बेटा, मैं समझ नहीं पाया कि तुम क्या कहना चाहते हो, कैसे वो तुम लोग नहीं रहते हो, आ जाते हैं, तुमको कैसे पता? तो उसने कहा कि आकाश से मेरी मां के गलत संबंध थे। अपनी मां के बारे में ऐसी बात करता सुनकर जितने लोग भी वहां खड़े थे वो स्तब्ध हो गए। उसने कहा कि उसने परसों रात में वो पता नहीं कैसे घर के भीतर आ गया। हम और पीहू मम्मी के पास सो रहे थे। पता नहीं कैसे उसने पापा की लाइसेंसी पिस्टल निकाली और माँ को गोली मार दी। हम लोगों ने भागने की कोशिश की। वो हम लोगों को पिस्टल की नोक पर दूसरे कमरे में ले गया और कहा कि खबरदार अगर कभी किसी से जिक्र किया तो हम तुम लोगों का भी वही करेंगे जो तुम्हारी माँ का किया है। हम भाई बहन डर के मारे दूसरे कमरे में बैठे रहे। इस बीच में आकाश कहीं नहीं गया। सवेरे उठ के वो हम लोगों के लिए बाजार से नाश्ता लेकर आया। पूछने वाले उससे पूछने लगे कि ये नाश्ता वो क्या पैकेट में लाया, टिफिन में लाया, कैसे ले आया था और क्या क्या ले आया था। तो बताया कि जलेबी ले आया था, दही ले आया था, ब्रेड ले आया था। तो ये हुआ कि ब्रेड उसने सेंकी थी, बोले नहीं सिकवा के लाया था। फिर पूछा कि वो डिब्बा कहाँ है जिसमें लाया था, बोले ये मुझे नहीं पता। जैसे ही उसने कहा कि ये मुझे नहीं पता कैसे लाया था, थोड़ा सा लोगों को शक हुआ। रात में भी वो कुछ खाने के लिए ले आया और फिर ये बताने लगा लड़का कि सवेरे वह किसी काम से शायद लेने के लिए कुछ सामान खाने का बाहर गया और इसी बीच मैंने मम्मी के फ़ोन पर पापा की कॉल देखी और उनको पूरी बात बता दी। 10 मिनट में ही मेरे चाचा और पड़ोसी यहाँ पर आ गए। शायद इसीलिए वो इतनी भीड़ देखकर यहाँ से भाग गया और नहीं आया, वरना वो हम दोनों लोगों को गोली मार देता। पुलिस के सामने उस बच्चे के बयान पर यकीन करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुरंत 3-4 टीमें बनाई गईं और आकाश नाम के इस आदमी की तलाश के लिए पास के जो एसडीओ का हाईडील का कार्यालय था, एक टीम वहाँ भेजी गई, एक इनके मेन ऑफिस में भेजी गई कि उसमें रोल में देख लें, क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, कि आकाश नाम का आदमी कहाँ तैनात है, क्या मोबाइल नंबर है और क्या उसका पता है।
सारी टीमें तत्काल मौके से एडीसीपी ने रवाना कर दी। लेकिन फिर भी पुलिस को यह यकीन नहीं हो रहा था कि ये 2 दिन पहले की लाश है। इतनी बुरी तरह सड़ी हुई, फफोले पड़े हुए, इतनी भीषण दुर्गंध, ये 24-48 घंटे की लाश का हाल नहीं होता। फॉरेंसिक वाले जिन्होंने मौके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की, उन्होंने भी अपना कंक्लूजन बताया कि साहब मारा तो इसे गोली से गया, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके शरीर में बाहर कपड़ों में तो जलने का कोई निशान नहीं है, लेकिन शरीर पर, स्किन पर इसके कोई केमिकल जरूर डाला गया है, क्योंकि उस केमिकल के निशान हैं। बहुत माइल्ड या कम कंसंट्रेशन का ये केमिकल हो सकता है। एडीसीपी और बाकी लोगों ने जाके देखा तो फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक वालों की ये बात उनको थोड़ी थोड़ी सही भी लगने लगी। और दूसरा ये कि ये बात 3-4 दिन पुरानी है, ये जो बता रहा है ये गलत बता रहा है। खैर, फॉरेंसिक वालों का और क्राइम ब्रांच का इन सब का काम जब खत्म हो गया तो पुलिस ने उसके पंचायतनामा करने की और बॉडी सील करने की पूरी तैयारी कर दी। बेटे की बात से ये जो कंट्रडिक्शन आ रहा था, एक तो कब गोली मारी गई, 2 कि पता नहीं कहां से वो आ गया और उसने पिस्टल से गोली मारी, पापा की पिस्टल थी। पूछा गया पापा अपनी पिस्टल कहां रखते हैं, उसने कहा कि अलमारी में है। अलमारी को देखा गया, वो बंद थी अलमारी, तो वो लेकर आया और उसने गोली मार दी। ये बात कम समझ में आ रही थी। फिर यह हुआ कि इससे और सस्टेन्ड इंट्रोगेशन करना आवश्यक है। नीचे चूंकि तब तक बहुत भीड़ लग चुकी थी, इसलिए दोनों बच्चों को लेकर कुछ महिला कांस्टेबल्स और कुछ सब इंस्पेक्टर अर्धनिर्मित उस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। बेटे को एक अलग कमरे में, वहां भी इसी तरह नीचे की तरफ 3 कमरे थे, लेकिन बन रहे थे भी, कोई पूरी तरह से फिनिश्ड रूम नहीं था। बेटे को एक कमरे में किनारे ले जाकर 2 कांस्टेबल्स, एक सब इंस्पेक्टर उससे पूछताछ करने लगे और अपनी डायरी में पूछताछ से जो बातें निकल रही थी वो लिखने लगे। वो वही कहानी रिपीट कर रहा था कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। महिला कांस्टेबल्स और महिला सब इंस्पेक्टर ने पीहू से बात करनी शुरू की। पीहू कतई कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो बहुत सदमे में या बहुत डर में है। महिला कांस्टेबल्स ने तुरंत चॉकलेट मंगाई, तुरंत चिप्स मंगाई, तुरंत कोल्ड ड्रिंक मंगाई और धीरे धीरे उससे खिलाते रहे, उससे बहला फुसला कर बातें करते रहे। शुरुआत में उन्होंने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की, सिर्फ ये पूछा किस क्लास में हो, क्लास टीचर का नाम क्या है, प्रिंसिपल कौन है, फंक्शन कब हुआ था, इस तरह की बातें, ताकि वो कुछ बोलने के लिए मेंटली तैयार हो। फिर उनसे ये पूछने लगी कि तुमको क्या किसी का डर है, किसी ने तुम्हें डराया है? अगर किसी ने डराया है तो तुम परेशान मत होना, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। देख रही हो यहाँ 25-30 पुलिस वाले हैं, कोई तुमको कैसे छू लेगा। थोड़ी देर तक ये सब बातचीत करने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी। जब इंटरोगेशन में महिला खासकर या बच्ची या बच्चा किसी बात पर रोने लगे तो ये कहा जाता है उसे रोने दिया जाए, ताकि उसके भीतर का जो गुबार है, उसके भीतर का जो डर है वो निकल जाए। उसके बाद वो सही सही बताएगा। करीब 45 मिनट के बाद जब फिर महिला कांस्टेबल्स ने कहा कि तुम बताओ, बिल्कुल परेशान मत हो, तुमने देखा आकाश ने ही गोली मारी? उसने फौरन कहा कि नहीं, और उस कमरे की तरफ इशारा किया जिसमें उसका भाई, जिसके साथ, उसके भाई के साथ जहां लोग पूछताछ कर रहे थे, भाई के कमरे की तरफ उसने इशारा किया। इसी बीच में चूंकि बात यह हुई थी कि आकाश पता नहीं कहां से आ गया, जो टीम मौके की जांच कर रही थी उसने आके बताया कि साहब पूरे मकान में फोर्स्ड एंट्री के कोई सबूत नहीं है, यानी इसमें जो भी एंट्री हुई है वो फ्रेंडली एंट्री हुई है, जानने वाले की एंट्री हुई है। तो हो सकता है बच्चों को ये जानकारी हो गई कि हाँ आकाश ही आया होगा, लेकिन दरवाज़ा कैसे खुला और वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर दरवाजे बंद हैं
तो 3-3 दरवाज़ों को तोड़ना होगा, सिटकनियों को निकालना होगा, जो कि संभव भी नहीं था, और दूसरा इस तरह के कोई निशान नहीं मिले। तभी ये भी फ़ोन आया वो टीमें जो आकाश को तलाशने गई थी कि लोकल एसडीओ ऑफिस में, लोकल हाईडिल के ऑफिस में, जहाँ से इस तरह की कंप्लेंट में लोग चेकिंग करते हैं कि कहीं इलीगल कनेक्शन तो नहीं है, वहाँ आकाश नाम का कोई आदमी लाइनमैन या अदरवाइज नहीं है। ये भी देखा गया कि इनके हेडक्वार्टर में जो मास्टर रोल्स इनके बनते हैं टेम्परेरी लोगों के, उसमें कोई आकाश नाम का आदमी तो नहीं है। तो आकाश नाम का कोई आदमी फील्ड ड्यूटी वाला नहीं मिला। आकाश नाम के जो भी मिले वो उस हुलिया से मैच नहीं करते थे जो लड़के ने बताया। ये दोनों सूचनाएं गंभीर थी। यह हुआ कि इसके बातचीत करने में ये किसी बात को छिपा रहा है। ये कोई बात भीतर इसके है जिसको वो बताना नहीं चाहता। लेकिन तब तक महिला कांस्टेबल्स पीहू से ये समझ गई थी कि इसके भाई ने ये हत्या की है। उन्होंने पूछा कैसे की, क्या की। उसने कहा ये मुझे मार डालेगा। ये 3 दिन से पिस्टल मेरे सिर पर और सीने पर लगाकर कह रहा है किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसको खैर बहुत प्यार से बहला के फुसला के जो सादे में महिला कांस्टेबल थीं उनसे ही पूछताछ करने को कहा गया था। वर्दी वाले सभी लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था। वैसे ये सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन है जुवेनाइल क्राइम में क्रिमिनल्स के लिए। तब उसने बताया कि ये वाकया शनिवार 4 जून की रात का है। जैसे ही वहाँ पूछताछ करने वालों ने सुना कि 4 जून का है और मेरे भाई ने ही माँ को गोली मारी है, सब हक्का बक्का रह गए। तुरंत कांस्टेबल से कहा गया कि भाई को बुला कर ले आओ। इस बीच में ये सूचना जो वहाँ इंट्रोगेट कर रहे थे उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स को बताई कि सर आ जाइए, पता लग गया हत्यारा कौन है। सारे सीनियर ऑफिसर्स फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पूछताछ हो रही थी वहाँ पहुँच गए। लड़के को पीहू से उसका आमना सामना कराया गया। उसने बिल्कुल छूटते ही कहा ये झूठ बोल रही है, ये मुझसे झगड़ा करती है, ये मुझे फंसाना चाहती है। मैं अपनी माँ की हत्या कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा? मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। इस तरह की बातें करने लगा तो बात ऐसा लगा कि शायद बात बिगड़ गई, हम सही जगह तक नहीं पहुँच पाए। पर उसकी बातों से, उसके रिफ्लेक्सेस से, उसके रिएक्शन से वो कुछ डेविएटेड लग रहा था, जबकि पीहू जो कुछ भी कह रही थी पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही थी। बार बार उसकी बातों को कंट्राडिक्ट कर रही थी कि तुम बाईं तरफ से आए थे, तुम दाहिनी तरफ से आए थे, इस हाथ में तुमने पिस्टल पकड़ी थी। और वो बस नकारता रहा। पुलिस की समझ में आया कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ है। इसी बीच 2 पुराने कांस्टेबल्स ने कहा कि सर इसे 1 मिनट को छोड़ दीजिए लड़के के लिए, हम अभी इससे पूछताछ करके आएंगे। वो दोनों कांस्टेबल उसको लेकर उसी कमरे में जो सामने बड़े से हॉल को क्रॉस करके सामने की तरफ था वहीं पर ले गए। थोड़ी देर बाद वहाँ से रोने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आप समझ सकते हैं, श्रेणीबद्ध शुरू हुई। 15 मिनट बाद ही सारी आवाज़ शांत हो गई और उसने कहा अब बस करिए, मैं सब बताता हूँ। उसने बताया कि वो एपीएस सेनानी विहार पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 का छात्र है और पीहू भी उसी स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा है। उसने कहा करीब 1.5 साल से मेरी माँ ने हमारा बाहर जाना बंद करा दिया है। मैं क्रिकेट खेलने भी नहीं जा पाता। मैं घर में रहता था और घर में ही मैं पबजी खेलता था। ऐसी जगह चुपचाप बैठ के खेलता था कि माँ के आने पर पता लग जाए कि वो अभी मोबाइल में झांक कर देखेंगे। और जब जब उन्होंने ये देख लिया, मोबाइल छीन लिया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसा उस बच्चे ने बताया। पूछा गया कैसा दुर्व्यवहार? बोले कभी कान पकड़वाया, कभी 2 थप्पड़ मार दिए। बहुत ज़्यादा रोने गाने के बाद फिर मुझे मोबाइल मिलता था ये कह के कि खबरदार अगर पबजी खेला तो।
उसने बताया कि पहले घर की सारी सब्जी, दूध, जरूरी सामान, ये सब माँ पैसा देती थी, मैं ले आता था और उसी में पैसा बचाकर मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करा लेता था। माताजी बहुत सख्त हो गई और उन्होंने कहा कितने का पैक डलवाया था। वो चेक करने लगी, पैसा कहाँ से पाए, शायद उनको आइडिया लग गया। तो मैंने स्कूल की फीस, स्कूल में अलग अलग फंक्शन में जो पैसा, जो कंट्रीब्यूशन होता है लड़कों का, वो उसमें से मैं पैसा बचाने लगा। माताजी ने ये भी बंद कर दिया। वो खुद ही स्कूल जाती थी, फीस जमा करती थी, कॉपी किताब लेने जाती थी, वो सब खुद करने लगी। मैं अपने दोस्तों से रिचार्ज करने के लिए पैसा लेने लगा। पेरेंट टीचर मीटिंग में जरूर जाती थी, वहां पर बच्चों ने शिकायत की कि हमसे, किसी ने बताया हमसे 20 रुपए लिए हैं, किसी ने कहा मुझसे 50 रुपए लिए हैं। उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे। उसके सामने, दोस्तों के पेरेंट्स के सामने, फिर मेरी माँ ने मुझे 4-5 थप्पड़ लगाए और ये कहा कि खबरदार कभी किसी से कोई पैसा लिया तो। सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स से कहा कि कृपा करके इसको कोई पैसा न दे, खासकर रिचार्ज न करने दे, ये पबजी खेलने का एडिक्ट हो गया है। शनिवार 4 तारीख को माताजी पैसा 20,000 रुपये निकाल कर ले आई। 10,000 रुपये, किसी मिस्त्री को उन्हें ये 10,000 रुपये देना था। पैसा लाकर वो भूल गई कि उन्होंने कहाँ रखा है। काफ़ी ढूंढा ढांढा, फिर मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारा 1 महीने से रिचार्ज नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम पागल हो रहे हो इस समय पबजी खेलने के लिए, ये पैसा तुम्ही ने चुराया है। मैंने मना किया कि नहीं, ये पैसा मैंने नहीं चुराया, मुझे पता नहीं ये कहाँ रखा है। फिर वो उन्होंने अलमारी खोली, उसमें देखा, ड्रायर खोला, उसमें देखा, कपड़े जहाँ रखे जाते हैं उनके बीच में देखा। इसी बीच मेरी निगाह अलमारी में खोलकर जब वो पैसे की तलाश कर रही थी कि उन्होंने कहाँ रख दिया, मुझे अपने पापा की पिस्टल रखी हुई दिखाई पड़ी। माँ की नज़र बचाकर मैंने वो पिस्टल निकाल ली और बेडरूम में अपने बेड के नीचे, गद्दे के नीचे रख दिया। काफ़ी ढूंढ ढांड के जब वो थक हार गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि सही से बताओ पैसा कहाँ रखा है। जब मैंने मना किया, उन्होंने मुझे 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिया। मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि आज मैं इसको मार डालूंगा। इसको मेरी खुशी नहीं देखी जाती, ये मेरी खुशियों की दुश्मन है, ऐसा उसने अपने बयान में बताया। रात का खाना करीब 9:30 बजे बना दिया। तीनों लोगों ने बैठ के खाना खाया, मैंने, पीहू ने और माँ ने, और करीब 11 बजे हम लोग बेड पर अपने चले गए। एक ही कमरे में, उसी बेडरूम में, उसी बेड पर ये तीनों सोते थे। बताया कि बीच में मेरी माँ थी, उनके बाईं तरफ मैं और दाहिनी तरफ पीहू सो रही थी। मुझे गुस्से में नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार हल्का फुल्का उसके पीठ पर हाथ लगाकर देखता था कि सो रही है कि जग रही है। करीब 1:30 बजे 1-2 बार मैंने झटके से उसके पैर पे अपना पैर रखा, उसे थोड़ा हिलाया, मुझे लग गया ये बिल्कुल सो गई। मैंने लाइट ऑन की और लाइट ऑन करके पापा की पिस्टल निकालकर उसके सिर पर गोली मार दी, बाईं आंख के थोड़ा ऊपर, माथे के बीच पर, मत्थे के बीच पर। उसने कहा कि मैं नाक के सीधे ऊपर, ठीक मत्थे पर, फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है, ठीक बीच में मारना चाहता था ताकि कोई रिस्क न रहे। लेकिन माँ मेरी दाहिने करवट सो रही थी, बायां हिस्सा उनका ऊपर था। मैं बहुत चाह के भी मत्थे के ठीक बीच में गोली नहीं मार सकता था, तो जितना मत्थे का हिस्सा दिखाई दिया वहां मैंने गोली मारी, जो बाईं आंख के थोड़ा ऊपर था। उसे पूछा गया कि तुमको कैसे पिस्टल चलाना आता है। उसने कहा कि पापा हर साल दिवाली में इससे फायर करते हैं, और कम से कम 2 बार उन्होंने मुझे ये बताया था कि हम तो इसे ले नहीं जाते, वहाँ हमारे पास तमाम सिक्योरिटी है, ये घर में रहता है, तुम्हें इसका चलाना आना चाहिए। इसलिए मुझे पता था कि इसमें
6 गोलियां रहती हैं या 7 गोलियां रहती हैं। उस दिन भी शायद उसमें 6 गोलियां ही थी। उसने बताया कि मैंने सारी गोलियां सिर से उतार दी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि एक ही होल से इतनी गोलियां गईं और एम्प्टीज उसने निकाल के पीछे तालाब में फेंक दिए थे। जैसे ही मैंने गोली चलाई वैसे ही पीहू उठकर बैठ गई, बिस्तर पर ही खड़ी हो गई। बोली, ये क्या कर रहे हो? मेरी पिस्टल छीनने की कोशिश की। मैंने पिस्टल उसके भी सिर पर लगा दी और कहा कि अगर एक शब्द भी बोली तो जैसे इसको मारा है मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वो डर गई, उसे बिस्तर से नीचे उतारा, सिर पर पिस्टल लगा के उसे सामने वाले कमरे में ले गया, वहाँ बिठाया और उससे कहा कि देखो, अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें मारूंगा ज़रूर। जब भी मिलूंगा मैं तुम्हें मारूंगा, इसलिए इसका कहीं तुम जिक्र नहीं करोगी। उसके बाद पीहू के कमरे की करीब 1 घंटा उसको समझाने में जब लग गया तो पीहू के कमरे की सिटकिनी बंद करके फिर मैं अपनी माँ के कमरे में गया। मैंने देखा कि उसके पैर में हरकत हो रही है, उसकी सांसें भी चल रही हैं। मैंने फिर बाहर से सिटकिनी लगाई, मैं फिर पीहू के पास चला गया। 1 घंटे बाद फिर मैं जब उठकर आया, सुबह के करीब 3-4 बज रहे होंगे, तो फिर भी मैंने देखा कि उसकी सांस चल रही है। ऐसा करीब 7 बार मैंने किया। हर बार मुझे उसकी सांस चलती हुई मिली, जबकि खून बहुत रिस गया था। दिन में करीबन 11 बजे जब मैं गया तो उसकी सारी हरकत शांत हो गई थी। काफ़ी देर तक मैं उसका हाथ पकड़ के और पैरों की तरफ देख के कि कहीं से ये पता लग जाए कि इसकी नस, इसकी नाड़ी या इसमें जीवन के कोई निशान रह गए हैं कि नहीं रह गए हैं। जब मैंने ये देख लिया 11 बजे के आसपास कि बिल्कुल मर गई है, मैं वहाँ से निकला, नहाया धोया, कपड़ा पहना और पीहू को उसके कमरे में बाहर से सिटकिनी बंद करके बाजार में चला गया। भूख लगी थी, चाउमीन खाया, बर्गर खाया। उसके बाद फिर दोस्तों के पास, चूँकि इतवार था, छुट्टी थी, क्रिकेट जो हमेशा होता है वहाँ चला गया और करीबन 2.5-3 घंटे खूब क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलकर जब लौट कर आया तो पीहू रो रो कर उसका बुरा हाल था। उसको खोला मैंने और मैंने कहा कि तुम्हारे लिए मैं खाने के लिए लाया हूँ। आते समय उसके लिए भी मैंने चाउमीन, बर्गर ये सब पैक करा लिया था और लाकर उसे खिलाया। ऐसा करते करते रात के 10 बज गए, मैं सो गया। सुबह फिर उठा, भूख लग रही थी। करीब 11, साढ़े 11 बजे मैं वहां से निकलकर अपने पड़ोसी, अपने मित्र आदर्श के पास गया। आदर्श से मैंने कहा कि मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, मम्मी चाचा के यहाँ दादी को देखने गई हैं। आज उनको आना था लेकिन वो आई नहीं, पता नहीं कब आएंगी, मुझे नहीं पता। हम दोनों लोग हैं, हम खाना कैसे खाएं? आदर्श ने तुरंत अपनी मम्मी से बताया तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, उससे कहो अपनी बहन को लेके आए, आधे घंटे में हम खाना तैयार कर देते हैं, आके दोनों बच्चे यहीं पर खा लें, कोई हर्ज नहीं है। दादी की तबीयत खराब है, मम्मी नहीं है, हम खाना खिला देंगे। उसने कहा नहीं आंटी, घर छोड़कर आना ठीक नहीं है, मोहल्ले में 2-3 चोरियां हो चुकी हैं। और फिर वहां उनसे वो डिब्बा और वो उन सब में खाना लाया। खाना लाके हम दोनों ने वहीं पर खाना खाया। आते समय मैं आदर्श को कह गया था कि शाम को भी खाना लेते आना, मम्मी शाम को भी नहीं आ पाएंगे, रात का खाना। और ये भी कहा कि यहीं हम लोग, तुम भी अपना ले आना, हम तीनों लोग खाना खाएंगे, उसके बाद यहीं टीवी पर फिल्म देखेंगे। 8, साढ़े 8 बजे के आसपास या लगभग 9 बजे के आसपास खाना लेकर आदर्श आ गया। खाना निकाला गया, तीनों ने खाना खाया। खाना खा के वो जैसे ही उठा उसने कहा कि बदबू बहुत आ रही है, क्या वजह है? लड़के ने बताया कि बगल वाले तालाब में कोई चीज सड़ रही है, इसलिए बदबू आ रही है। तुम परेशान मत हो, मैं रूम फ्रेशनर लाता हूं। उसने ला के फौरन रूम फ्रेशनर पूरे रूम में छिड़क दिया और फिर उसके बाद उन्होंने टीवी लगा दी। टीवी में 2 फिल्में देखी, एक अंग्रेजी की फिल्म थी, दूसरे फकरे देखी। उसके बाद फिल्म जब देख के
फिर आदर्श ने कहा कि यार इतनी बदबू में मैं सो नहीं पाऊंगा। वो फिर फ्रेशनर ले आया, बोले नहीं आज यहीं सो जाओ, सुबह निकल जाना। थोड़ी देर तक रूम फ्रेशनर से तो उसकी बदबू दबी रही, लेकिन फिर आने लगी। 1:30 बजे उठकर बदबू से परेशान होकर आदर्श अपने घर चला गया। पीहू ने शिकायत शुरू की कि बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, मैं सो नहीं पाऊंगी। बार बार रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करने पर सुबह होते होते रूम फ्रेशनर भी खत्म हो गया। मां के पास उसका जो मोबाइल उनके तकिया के नीचे था वो निकाल कर ले आया और उसको चार्जर में लगाया। चार्जर में लगाते समय उसने देखा कि पापा की 10 मिस्ड कॉल हैं। उसका फोन चूंकि बंद था, मम्मी ने चार्ज नहीं कराया था, रिचार्ज उसको नहीं कराया था, इसलिए सारी बात उसकी मम्मी के फोन से ही होती थी। करीब 9, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास पापा की फिर मिस्ड कॉल आने लगी। 6 मिस्ड कॉल के बाद उसने फाइनली पापा की कॉल को उठा लिया। उन्होंने पूछा क्या बात है, कल से फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मम्मी क्यों नहीं उठा रही हैं? तो उसने बताया कि मम्मी को गोली मार दी है बिजली वाले आकाश ने, और वो बेड पर मरी पड़ी हुई हैं। पापा ने मेरा फोन तुरंत काटा और शायद चाचा को बताया, पड़ोसियों को बताया, क्योंकि ये सब लोग 10 मिनट के भीतर आ गए थे। पिता ने यह कहा कि अभी इसका अंतिम संस्कार न किया जाए, आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, मैं आसनसोल से किसी भी तरह रिजर्वेशन करा के पहुंच रहा हूं, तब इसका अंतिम संस्कार किया जाए। अगले दिन बुध को शाम तक नवीन सिंह यानी साधना सिंह जो मृतका हैं, जिनकी उम्र 40 साल थी, उनके पति और इन बच्चों के बाप आ गए। थाना पीजीआई में लड़के को रखा गया था। इतने कन्फेशन के बाद जाते ही उन्होंने पूछा ये तुमने क्या किया? कोई बात थी मुझे फोन से बतानी चाहिए थी। उसने सबके बीच में ये कहा कि तुमसे क्यों बताता, तुमने किया क्या मेरे लिए? बात तक तो तुम करते नहीं थे, मम्मी परेशान करती थी, हम टेलीफोन करके तुम्हें बताते थे तो तुम हम ही को डांटने लगते थे। मेरे लिए तुम्हारे मन में कोई प्यार नहीं है, तुम मुझे अपना लड़का नहीं मानते हो। नवीन सिंह जहां थे वहीं खड़े हो गए, मूर्तिवत हो गए। और जो वहां पर महिला कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स थी, बड़ा जमावड़ा था वहां प्रेस वालों का, वो भी उसकी ये बात सुनकर हक्के बक्के हो गए। उसके बाद नवीन सिंह ने उससे कोई बात ही नहीं की। इस तरह का जवाब सुनकर कोई भी बाप कैसे बात को आगे बढ़ाएगा। पुलिस वालों ने पूरी बात बताई। पिस्टल वहीं लाई गई थी सील करने के लिए, दिखाया गया। उन्होंने बताया कि जी हाँ, ये मेरी लाइसेंसी पिस्टल है। गोलियों के बारे में वो पूरी बात नहीं बता पाए, तो ये कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ नहीं हो पा रहा है। इसने तो ये बताया कि मैंने 6 गोलियां मारी थी, लेकिन एंट्री और एग्जिट पॉइंट से देख के लगता नहीं है। हो भी सकता है सेम होल से पास होने वाली कई गोलियां हों। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन इस पर ली गई है। कल बृहस्पतिवार को यानी 9 तारीख को लड़के को गिरफ्तार करके जुवेनाइल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और उसे 14 दिन की रिमांड पर बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, क्योंकि वो नाबालिग है। आज की घटना। बाद में पूछताछ करने पर उनके पिता ने बताया कि पबजी खेलने से मना करने पर यह 2 बार घर से भाग भी चुका है। इसीलिए उस समय हम लोगों ने कहा कि इसका टाइम लिमिटेड कर दो, खेलना है 2 घंटे खेल ले, पूरा दिन पूरी रात ये पबजी न खेले। लेकिन जब फिर इसने पबजी के लिए परेशान करना शुरू किया माँ को, तो माँ ने इसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए और मुझे हर रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया भी, और मैंने भी कहा कि अब इसका किसी भी तरह से मोबाइल रिचार्ज न होने पाए।
ज़्यादा जिद करे सिम निकाल कर रख लीजिए। और माँ ने वही किया था। 1 महीने से उसका फ़ोन रिचार्ज नहीं किया था। और तब उसको ये लगा था कि मेरी माँ ही मेरी खुशी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि 3 साल से पबजी के लिए रट लगाने वाला लड़का, जो 2-2 बार मना करने पर घर से भी भाग गया, घर वालों की समझ में क्यों नहीं आया? क्यों उन्होंने इस बात को इग्नोर किया? भाई कुछ नहीं कर सकते थे तो माँ को चाहिए था कि इसे अपने पिता के साथ आसनसोल भेज देते। जेसीओ थे, रहने का कोई न कोई मकान तो मिला ही होगा। कुछ दिन वहाँ रहता, दोस्तों यारों का साथ संग छूट जाता, बाप का थोड़ा कंट्रोल रहता, कैंटोनमेंट एरिया में रहता, हो सकता है सुधार की कुछ गुंजाइश बन जाती। इस समस्या का समाधान करना चाहिए था, समाधान के बारे में सोचना चाहिए था। समस्या यही थी कि बच्चे, इस तरह के बच्चे जब खेलते हैं तो एकांत में ये सब करते हैं। उसे एकांत से निकालना चाहिए था, कंपनी देनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था, और कोई और अल्टरनेटिव उसकी जगह देना चाहिए था। अगर वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था तो जाने देते उसे, 4 घंटे क्रिकेट ही खेल के आता। लेकिन माँ बाप का ये उनको ये लगता है कि समय बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई के सिवा कोई रास्ता नहीं है। 4 घंटे खेल के आता है, सो जाता है, फिर सुबह स्कूल चला जाता है, पढ़ेगा कब? तो माँ बाप ने अपना काम किया, जो उनका धर्म है वो निभाया। लेकिन इस गंभीर समस्या पर अच्छा एक और देखिए कि जिस पबजी खेलने के लिए उसने अपनी माँ को गोली मार दी, अब बाल सुधार गृह में नियमों के अनुसार उसे मोबाइल नहीं मिल सकता। पता नहीं कितने दिनों ट्रायल चलेगा, क्या सज़ा मिलेगी, और तब तक इसे बिना पबजी खेले हुए, बिना मोबाइल के बाल सुधार गृह में रहना ही होगा। आशा ज्योति केंद्र जो यहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर है बहुत बड़ा, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अर्चना सिंह, वो बताती हैं कि हमारे यहाँ आने वाले इस तरह से मानसिक रोगियों में 40% मोबाइल एडिक्टेड बच्चे हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये कोविड के बाद से ये गंभीर समस्या हो गई है। कोविड के समय इस तरह के गेम्स में उलझने के कारण बहुत बार ठगे गए, चीट किए गए, माँ बाप का पैसा खर्च हुआ, बहुत सी लड़कियों का जीवन खराब हुआ, क्योंकि दिन रात उसी मोबाइल पर रहना था, कहीं निकल नहीं सकते थे। तो कुल मनोरोगियों का 40% इस मोबाइल की वजह से हुआ है। किस्सा कोई परिवार के लोगों से यही कहूँगा कि भाई मोबाइल तो शायद ही आप बंद करा पाएँ, लेकिन उसको लिमिटेड करें, उसे समझाने की कोशिश करें। काउंसलिंग सेंटर्स बहुत से बने हुए हैं, वहाँ ले जाएं। हाथ पर हाथ रख कर बैठेंगे तो वही होगा जो आज की घटना के बच्चे ने किया है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।